हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 56। सना ने प्रिया की बात सुनी और सर हिलाया। उसने देखा प्रिया कुछ बदली बदली सी लग रही थी। उसका लुक थोड़ा सा चेंज हो गया था। सना ने प्रिया की बातों का जवाब देते हुए उससे कहा, मैं नहीं, तुम दोनों गायब हो। आजकल चल क्या रहा है? कहते हुए सना जैस्मिन से गले लग गई। उसके बाद सना ने उन दोनों से शैली का परिचय करवाया और बताया कि ये शैली थी, उसकी असिस्टेंट। कुछ देर बाद वो चारों गप्पे लड़ाने लगी और अब आगे चारों रेस्टोरेंट का एक कोना पकड़ने के बाद बैठ गई और अपने लिए उन लोगों ने सफर ड्रिंक्स ऑर्डर कर ली। सॉफ्ट ड्रिंक्स ऑर्डर करने के बाद सना ने अपना फ़ोन निकाल लिया और उन सब की तरफ देखते हुए उसने कहा, हे गर्ल्स, चलो एक सेल्फी लेते हैं। हाँ। उन तीनों ने खुश होकर सर हिलाया और फिर उन चारों ने अपने होठों का पाउच बना लिया और अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स को हाथों में लेकर चेस करते हुए सेल्फी ली। सेल्फी लेने के बाद सना ने वो सेल्फी उन तीनों को दिखाई। सेल्फी अच्छी आई थी। शैली ने जल्दी से सना से कहा, सना प्लीज़ ये सेल्फी मुझे भी शेयर कर देना। ये सच में मुंबई आने के बाद मेरी पहली अच्छी याद है। शैली ने अपनी बात थोड़ा दुखी होते हुए और मुस्कुराकर कहा। शैली के इतना कहने पर प्रिया ने कहा, डोंट वरी यार, हमारे व्हाट्सएप में मैं शेयर कर दूंगी। क्या तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है? उसने खुश होते हुए कहा। अगले ही पल वो थोड़ा दुखी हुई और कहा, लेकिन यार मैं तो वहाँ नहीं हूँ। असल में शैली जब से मुंबई आई थी उसने अपने रहने खाने पीने और अपने काम को लेकर काफ़ी संघर्ष किया था। अब जाकर करीम ने उसको एक अच्छी सैलरी पर सना का असिस्टेंट बनाया था और सॉफ्ट दिल की सना ने उसे अपनी दोस्त बना लिया। सना ने शैली की बात सुनकर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, चिंता मत करो, मैं अभी ऐड करती हूँ। इतना कहते हुए सना ने तुरंत शैली को अपने दोस्ती ग्रुप में ऐड कर दिया, जिसमें जैस्मिन, प्रिया और सना पहले से थी। शैली जैस्मिन और प्रिया से मिलकर खुश हुई और उनके दोस्ती ग्रुप में एक और लड़की का नाम जुड़ गया था। सना और शैली अभी आपस में बात कर ही रही थी कि तभी प्रिया ने उन दोनों की बात को बीच में रोकते हुए जैस्मिन से पूछा, हे जैस्मिन, कहाँ खोई हो? जब से मिली हो तुमने कुछ भी नहीं कहा। प्रिया के इतना कहने पर जैस्मिन थोड़ा सा हड़बड़ा गई। असल बात तो ये थी कि जैस्मिन का मन यहाँ पर नहीं था। उसका पूरा ध्यान तो उस आदमी पर था जिसने कसम खा रखी थी कि जैस्मिन को वो चैन से जीने नहीं देगा। कुछ देर पहले जब तीनों आपस में बातें कर रही थी तब उन सब से नज़र बचाते हुए जैस्मिन व्हाट्सएप पर बात कर रही थी। उसने व्हाट्सएप चैट पर लिखा, प्लीज़ तुम जितने पैसे मांग रहे हो मैं तुम्हें दे रही हूँ, फिर तुम अपना मुंह बंद रखने के लिए क्या चाहते हो मुझे? उधर से जवाब आया, बेबी मैं तो बस तुम्हारे सुंदर बदन से एक रात खेलना चाहता हूँ। अगर तुम केवल एक रात के लिए मेरी हो जाओ तो यकीन मानो मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूँगा। उस आदमी की इस रिप्लाई ने जैस्मिन को अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। सामने उसकी सहेलियां थी और वो उन सब से, बल्कि अपने पति से भी एक सच छुपा रही थी, और वो एक ऐसा सच था जो उसकी पूरी दुनिया पलट सकता था। जैसे ही प्रिया ने इतना पूछा, जैस्मिन हड़बड़ाई हुई उसकी तरफ देखने लगी थी। जैस्मिन की हड़बड़ाहट और उसके चेहरे पर आए शिकन को सना ने नोटिस कर लिया था। वहीं जैस्मिन जल्दी से मुस्कुराई, फिर उसने कहा, तुम भी ना प्रिया, कुछ भी सोचती हो। फिर उसने बात को घुमाते हुए प्रिया से कहा, मेरी छोड़ो और ये बताओ तुम्हारी इस खुशी का राज क्या है? भाई तुम तो छुपा रुस्तम निकली। अरे मैंने क्या किया? प्रिया ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। सना मुस्कुरा दी और शैली ने स्माइल करते हुए कहा, भाई मुझे भी तो कोई कुछ बताओ, किस बारे में बात हो रही है? शैली के इतना पूछने पर जैस्मिन और सना ने स्माइल करते हुए उसे प्रिया और प्रिया के बॉयफ्रेंड विहान के बारे में बताते हुए प्रिया को छेड़ने लगी। जैस्मिन ने प्रिया को छेड़ते हुए उससे कहा, तुम्हें क्या लगा था
अपनी सहेलियों से छिपकर इश्क लड़ाती रहोगी और हमें पता भी न चलेगा? हाँ बताओ। तभी सना ने भी जैस्मिन की बातों में हाँ मिलाते हुए प्रिया के कंधे को अपने कंधे से धक्का देते हुए कहा, हाँ सही तो कह रही है जैस्मिन। हम दोनों ने देखा था जब मिस्टर ओबराय तुम्हें इन सॉफ्ट होठों पर चूम रहे थे। ओह माय गॉड, तुम दोनों कितनी बेशर्म हो यार, प्रिया ने शर्माते हुए कहा। उसके गाल एकदम लाल हो गए थे और अब शैली भी समझ गई थी कि यहाँ बात विहान ओबराय की हो रही थी। प्रिया को इस तरह शर्माते हुए देखकर तीनों हंस पड़ी। वो चारों सहेलियां काफी देर तक आपस में बातें करती रही। बात करते करते और मस्ती करते करते कब शाम हो गई उन चारों को पता भी नहीं चला। जब रात के 8 बज रहे थे तब शैली ने सना को याद दिलाते हुए उससे कहा, हे सना, 8 बज गए, हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए चलना चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो। सना ने अपने हाथ में बंधी घड़ी को देखा और फिर जैस्मिन प्रिया की तरफ देखा। प्रिया ने कहा, हाँ हमें भी अब चलना चाहिए, देर हो गई है। इतना कहने के बाद सना ने बिल पे किया और फिर वो चारों बाहर आ गई। जैस्मिन ने प्रिया से कहा कि वो उसे घर छोड़ देगी, तो प्रिया उसके साथ चली गई और सना शैली के साथ ग्रीन प्लाजा होटल की तरफ चली गई, जहां पर सना डिनर पर डील फाइनल करने वाली थी। कुछ देर बाद शैली और सना ग्रीन प्लाजा होटल पहुंच चुके थे। वहां पहुंचने के बाद शैली ने देखा कि मिस्टर रवीश अग्रवाल और उनका असिस्टेंट पहले ही वहां पर पहुंच चुके थे। शैली ने सना को अपने साथ आने का इशारा किया और रवीश से सना को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, सना इनसे मिलो, ये है मॉडर्न ट्रेंड के सीईओ रवीश अग्रवाल। इनकी कंपनी ने बहुत सारे फेमस एक्ट्रेस को पहचान दी है। हेलो मिस्टर अग्रवाल, नाइस टू मीट यू। सना ने अपना हाथ बढ़ा दिया। रवीश ने भी जल्दी से सर हिलाया और अपना हाथ मिलाया। उन्होंने कहा, मिस सना गुप्ता, मैंने आपका ऑडिशन देखा और मुझे कहने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक कमाल की एक्ट्रेस हैं। ये सुनकर शैली और सना दोनों मुस्कुराने लगी। सना ने सर हिलाया और तभी रवीश ने डाइनिंग टेबल की तरफ इशारा करते हुए उन दोनों लड़कियों से कहा, प्लीज़ आइए, डिनर करते करते बातें करते हैं। ऑफ कोर्स, शैली ने कहा। फिर वो दोनों जाकर एक और बैठ गई। रवीश भी उन दोनों के ठीक सामने बैठ गए। तभी रवीश ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस शैली और मिस सना, मैं चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के साथ ही मिस सना अपना काम शुरू कर दें। आप जानती ही हैं, हम मिस सना को एक अलग पहचान देना चाहते हैं और हम अपनी कंपनी का चेहरा इन्हें ही बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम आपसे कड़ी मेहनत की उम्मीद करते हैं। रवीश के इतना कहने पर सना ने स्माइल करते हुए रवीश से कहा, मिस्टर अग्रवाल, आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना 100% दूंगी। ओह ग्रेट, फिर तो ये डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रवीश ने कहा। सना और शैली ने सर हिला दिया। जल्दी ही उन सब ने डिनर खत्म किया और फिर सना ने मॉडर्न ट्रेंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक सना अगले 3 साल तक इस कंपनी को छोड़ नहीं सकती थी और ना ही कोई उसे इस कंपनी से निकाल सकता था। सना अपने अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट्स और इवेंट को चुन सकती थी। सना के पास ये एक स्पेशल पावर थी जो उस कंपनी के दूसरे एक्टर या एक्ट्रेस के पास नहीं थी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद उन सब ने एक एक ड्रिंक पी और सेलिब्रेट किया। तभी शैली ने सना से कहा, हे सना, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। इतना कहकर शैली वॉशरूम चली गई। कुछ देर बाद रवीश और उसका असिस्टेंट भी वहाँ से चले गए, लेकिन शैली अभी तक वापस नहीं आई। सना परेशान होकर शैली को तलाश करने लगी, लेकिन वो नहीं मिली और आखिरकार सना वापस गुप्ता निवास की ओर निकल गई। कहाँ चली गई ये लड़की? बड़बड़ाती हुई सना कार से बाहर निकली। उसका मन घबरा रहा था और वो काफी परेशान हो रही थी। रात के 11 बज चुके थे
और शैली के लिए परेशान सना ख्यालों में खोई हुई सीढ़ियां चढ़ने लगी। और जैसे ही वो सीढ़ियों से ऊपर पहुंची कि तभी उसका पैर अचानक फिसला और सना के तेज चीखने की आवाज आई। आ धम्म की आवाज के साथ एक के बाद एक सना सीढ़ियों से गिरते हुए फर्श पर आ गिरी और बेहोश हो गई। सना के चीखने की आवाज इतनी तेज थी कि उसे सबने सुनी। उसकी चीख सुनकर जल्दी ही घर के सभी नौकर वहां पर आ गए। सना की नैनी भी भागते हुए वहां पर आई। सना बेबी। नैनी जल्दी भागकर सना के पास आई और जमीन पर बैठ गई। नैनी की आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने देखा कि सना के सर से खून बह रहा था। नैनी घबरा गई और उसने चीखते हुए राजेश और भारती को पुकारते हुए कहा, साहब, मालकिन, देखिए तो हमारे बेबी को क्या हो गया। सबको बुलाते हुए नैनी ने जल्दी से सना के सर को पकड़कर अपनी गोद में रख लिया। असल में नैनी को सना से बहुत प्यार था, क्योंकि नैनी ने ही सना को बचपन से पाला और पोसा था। नैनी की आंखों में आंसू बह रहे थे और कोई आने को तैयार नहीं था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। सना तो अपने होश में भी नहीं थी। वो सीढ़ियों से गिरने के साथ ही बेहोश हो गई थी। वहीं नैनी अभी भी चिल्ला रही थी, कोई है, प्लीज कोई है, मेरी मदद करो। क्या हुआ, क्यों चीख रही हो इतना। नैनी के चीखने पर अपने कमरे से निकलकर बाहर आते हुए भारती ने गुस्से से कहा। भारती के साथ ही राजेश जी भी आ गए और सारिका भी उन सीढ़ियों से उतरने लगी। ये वही सीढ़ी थी जहां से सना गिरी थी। असल में ये सारिका का ही किया धरा था। उसने उन सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया था और जब सना गिर गई और सब शोर मचाने लगे, उस बीच उसने घर के एक नौकर के साथ मिलकर उस तेल को पल भर में साफ करवा दिया, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। सारिका ने एक स्माइल देते हुए कहा, अब देखती हूँ सना, तुम कैसे बचती हो। तुम्हारा सब कुछ मेरा है और मैं लेकर रहूंगी। वहीं बूढ़ी नैनी भारती की गुस्से भरी आवाज सुनकर नैनी ने रोते हुए कहा, मैडम देखिए, सना बेबी को क्या हो गया, प्लीज इन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलिए। भारती ने सना को फर्श पर पड़े देखा और स्माइल करने लगी। फिर भारती ने गुस्से से नैनी को घूरा और कड़वे शब्दों में कहा, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी चोट भर लगी है, मर नहीं जाएगी, समझी। नैनी ने उस कठोर महिला को देखा जिसका दिल पत्थर का था। तभी राजेश ने भी नैनी को डांटा और कहा, भारती सही कह रही है, ले जाओ इसे यहाँ से और जाकर इलाज करवाओ। हाँ, और अगर ये मर जाए ना तो उधर ही फेंक देना इसकी लाश को, भारती ने कहा और जाकर काउच पर पैर चढ़ाकर बैठ गई। उसे सना की इस हालत से कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। सारिका भी मन ही मन खुश थी और भारती के बगल में खड़ी हो गई। नैनी ने उन तीनों को देखा और फिर कहा, आप दोनों कैसे माता पिता हैं, आप पर तो धिक्कार होना चाहिए। बच्ची खून से लथपथ है और आपको उसके जान की कोई परवाह नहीं है। छी, आप जैसी औरत माँ कैसे बन गई। नैनी की बातों को सुनकर भारती को अब और गुस्सा आने लगा। वो अपनी जगह से गुस्से से उठी और चलकर नैनी के पास आ गई। उसने गुस्से से नैनी को एक लात मारते हुए और चीखते हुए कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने इस लड़की की खातिर हमसे बदतमीजी की। हाँ, इतनी औकात हो गई है तेरी। भारती के लात पड़ने से बूढ़ी नैनी एक तरफ लुढ़की, लेकिन उसने बेहोश सना के सर को अपनी गोद से गिरने नहीं दिया। भारती अब उस बुढ़िया को अभी और खरी खोटी सुना ही रही थी कि तभी वहां पर अमर और राज आ गए। असल में वो दोनों अपने कपड़े को बदलने के लिए वहां से चले गए थे। जैसे ही अमर और राज ने सना को जमीन पे पड़े देखा, उनके तो जैसे होश ही उड़ गए। अमर और राज दोनों लगभग दौड़ते हुए सना के पास भागे। सना के पास जाते ही अमर उसके पास बैठा और जल्दी से उसने सबकी तरफ देखते हुए गुस्से से चीखते हुए कहा, ये सब किसने किया, बताओ किसने किया ये, हमारी मैडम की ये हालत किसने की। अचानक उन दोनों आदमियों के तेवर बदलते देखकर राजेश, भारती और सारिका हैरान हो गए। नैनी भी हैरानी से
उन्हें देखने लगी। वहीं अमर को इस तरह गुस्से से चिल्लाते हुए देखकर राजेश ने भी अपने तेवर दिखाए और कहा, अबे दो कौड़ी के आदमी, अपनी आवाज नीचे रख, समझा। राजेश ने अपनी बात खत्म ही करी थी कि तभी अमन ने गुस्से से चिल्लाते हुए राजेश की कॉलर को पकड़ लिया और कहा, नीच आदमी, अपनी बकवास बंद करो। अगर तुम मैडम के बाप ना होते तो तुम्हारी जान तो मैं यूं ही ले लेता। हे, तुम ये क्या कह रहे हो? छोड़ो मेरे डैड को। क्या तुम सब नौकर पागल हो गए हो? सारिका ने अमर के हाथ से राजेश को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा तो अमर ने गुस्से से उसे धक्का दे दिया और वो एक ओर जा गिरी। अमर ने गुस्से से कहा, तुम सबको छोड़ूंगा नहीं मैं। अगर मैडम को कुछ भी हुआ तो तुम लोग अपनी जान से जाओगे। हमारे बॉस का गुस्सा नहीं जानते तुम। इतना कहते हुए अमर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वहीं राज ने जल्दी से सना को उठाया और बूढ़ी नैनी से कहा, बूढ़ी दादी, मैडम के साथ चलिए जल्दी। बूढ़ी नैनी ने हाँ में सर हिला दिया। तभी राज ने अमर को डांटते हुए और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अमर, क्या कर रहे हो? इन सबको छोड़ो और कार निकालो। मैडम को हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी करो। राज के इतना कहते ही अमन ने राजेश की कॉलर को छोड़ दिया और भागते हुए बाहर निकल गया ताकि वो जल्दी से कार बाहर निकाल सके। वहीं कॉलर छूटने के बाद राजेश एक तरफ गिर गए। भारती ने जल्दी से उन्हें उठाया। सारिका भी उठकर खड़ी हो गई थी। तभी एक नौकर जिसने तेल साफ करने में सारिका की मदद की थी, वो जल्दी से सारिका के पास आया और धीरे से कहा, मैडम, क्या सनम मैडम के पीछे कोई बड़ा आदमी है? इन दोनों नौकरों को देखो, कैसे इनके तेवर बदल गए। उन नौकर के इतना कहते ही सारिका की भौहें सिकुड़ गई। एक बार को एक पल के लिए उसे लगा शायद ये सच होगा, लेकिन उसे जलन इतनी थी कि उसे सच मानना ही नहीं चाहती थी। सारिका ने उस नौकर की बात सुनकर गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, बकवास बंद करो और अपना मुंह बंद रखो, समझे। उस नौकर ने जल्दी से सर हिला दिया। अमर और राज दोनों सना को पिछली सीट पर लिटाकर नैनी को कार में बिठा दिया। नैनी की गोद में उसका सर था। वहीं अमर कार ड्राइव कर रहा था और राज बार बार शैली को फोन ट्राई कर रहा था, लेकिन शैली का फोन भी स्विच ऑफ था। अमर और राज ने अब समय बर्बाद नहीं किया और बिजली की तेजी से सना को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए निकल गए। दूसरी तरफ होटल गई प्लाजा के प्राइवेट वार्ड में एक लड़की अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ चलती जा रही थी। उस लड़की का सर चकरा रहा था और वो पसीने से तरबतर थी। वो लड़की खुद से बड़बड़ाई, ये मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं और मैं कहाँ हूँ? असल में ये शैली थी। उसे ड्रिंक का नशा छा गया था। असल में बात ये हुई थी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जब रवीश और कृष्णा के साथ सना और शैली ड्रिंक ले रही थी, तब रवीश ने जानबूझकर सना के ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था, लेकिन अनजाने में उस ड्रिंक को शैली ने पी लिया था। और जब शैली वॉशरूम में गई तब गर्मी की वजह से वो काफ़ी देर तक अपना चेहरा ही साफ करती रह गई। शैली ने अपने चेहरे को इतनी बार धुला था कि उसका चेहरा लाल हो गया था। फिर भी शैली की गर्मी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। अरे यार, सना मेरा इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना चाहिए। इतना कहते हुए लड़खड़ाते कदमों से और धुंधली आंखों से देखते हुए चल रही थी। तभी शैली ने धुंधली आंखों से अपने सामने एक आदमी को आते हुए देखा। लंबा और हष्ट-पुष्ट शरीर का वो आदमी जिसका चेहरा शैली अपनी धुंधली आंखों से नहीं देख पा रही थी। वो साइड से जाते हुए उससे टकरा गई। जैसे ही शैली उस आदमी के पास से गुजरी, उसका पैर लड़खड़ा गया और वो उस आदमी के ऊपर गिर गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।